Other than GDP, people were saying कि per capita income is also important. It is important, but what do you think? It is the only factor जिससे हम ये मेजर कर पाएँ कि इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगी. तो अगर जीडीपी ग्रो हो रही है तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम भी ग्रो होगी. बट क्या पर कैपिटा इनकम डायरेक्टली कोरिलेटेड है विद डेवलपमेंट इंडेक्स, विद पीपल हैप्पीनेस, विद एक्चुअल डेवलपमेंट फॉर रियल पीपल? मेरे ख्याल से इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है. श्योर इनडायरेक्ट कोरिलेशन है. अगर हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं तो यूएस में पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $80,000-85,000. यही इनएफिशिएंसी से कंट्री को ग्रो करने से रोकती हैं. और ये इनएफिशिएंसी चाइना ने एलिमिनेट करी थी. अगर इसकी कोई केस स्टडी पढ़े उनके टाउन्स एंड विलेज इंटरप्राइजेस के साथ, जो एक्चुअल में चाइना का रीज़न है ग्रोथ के लिए. बजट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? हर साल आना किसी भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एंड सेकेंडली, अगर आता भी है तो हमें एज सिविलियंस उसको जानने की ज़रूरत क्यों होती है? सो बेसिकली जो भी यूनियन बजट आता है वो क्या है? वो हमारे टैक्स पेयर के मनी का एलोकेशन है. तो हमने जो पैसा भरा वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये बजट हमको बताता है. हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि 2047 तक वी विल बी अ फुली डेवलप्ड कंट्री. मतलब इट इज़ अ राइट थिंग टू से. पहले तो ये भी बता दो इन शॉर्ट में कि एक फुली डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन क्या होती है एट फर्स्ट प्लेस, राइट? डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो है कि जब हर इंसान के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो. देखिए, इक्वालिटी के अंदर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ. मैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर विश्वास रखता हूँ कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए राज़ी हूँ तो मेरे को वो चीज़ करने का मौका मिले. मैं यूएसए को एक डेवलप्ड कंट्री नहीं मानता हूँ, क्योंकि यूएसए में ऑल्दो बहुत इनकम है, बहुत वेल्थ है, लेकिन उस कंट्री में आज चाइना ने डीप सीक बना दिया है ना? कैसे बनाया? वो उन्होंने $6 मिलियन में वही सेम काम कर दिया. सॉरी, $10 मिलियन आई गेस में सेम काम कर दिया जिसमें ChatGPT को $6 बिलियन के आसपास लग गए. वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने तो जो इंडिया के एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, अगर गवर्नमेंट अपना सारा सपोर्ट उनकी तरफ प्रदान करने के अलावा अपने जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, जो स्मॉल क्लास बिजनेसमैन है, उनकी ज़्यादा सपोर्ट करे तो इंडिया ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा. सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो गाइस. इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों यूएसए अभी भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रियांश, एंड चाइना कैसे एक सक्सेसफुल कंट्री बनी या फिर वो एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बनी, और क्या 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, और यूनियन बजट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है. तो ये सब जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना. ये सिर्फ एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो होगी. एंड कंटिन्यू करते हैं वीडियो में. यू सेड कि जीडीपी इज़ नॉट राइट फैक्टर टू मेजर डेवलपमेंट इन द कंट्री और इंडिविजुअल डेवलपमेंट. तो अदर देन जीडीपी, पीपल वर सेइंग कि पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो important. It is important, but what do you think? It is the only factor जिससे हम ये मेजर कर पाएँ कि इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगी. एग्जैक्टली. तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो जीडीपी अगर ग्रो होगी तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम भी ग्रो होगी. काफ़ी लोग को ऑब्वियसली एक बहुत लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रो हो रही है तो टोटल पाई का साइज़ बढ़ रहा है अगर हम उसके टर्म्स में लेते हैं. और अगर हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ अब रफली कॉन्स्टेंट होने लग गई है और हम एक कांस्टेंट पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर जीडीपी ग्रो हो रही है तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम भी ग्रो होगी. बट क्या पर कैपिटा इनकम डायरेक्टली कोरिलेटेड है विद डेवलपमेंट इंडेक्स, विद पीपल हैप्पीनेस, विद एक्चुअल डेवलपमेंट फॉर रियल पीपल? मेरे ख्याल से इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है. श्योर इनडायरेक्ट कोरिलेशन है. अगर हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं तो यूएस में पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $80,000-85,000 है ना? एंड और उससे अगर हम कंपेयर करें तो इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $48,000 है ना? तो टेक्निकली तो इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम यूएस से ऑलमोस्ट हाफ के बराबर है ना? तो फिर भी इंग्लैंड के अंदर जो लोग हैं दे आर बेटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, उनका हेल्थ केयर जो है, जो उनका नेशनल हेल्थ प्लान है, NHS नेशनल हेल्थ स्कीम, उसके अंडर आपको कोई भी डिजीज़ हो तो आप उसके अंडर कवर होते हैं. यूएस में अगर आपको एक इंसुलिन का शॉट भी लेना है ना, एंड इफ़ यू आर नॉट इंश्योर्ड, आपको पर मंथ $500 से $600 का एक्सपेंस हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी अगर आपकी इंश्योरेंस और भी ख़राब है. तो पीपल गेट इनटू सच डेट ट्रैप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हेल्थ केयर स्पेसिफिकली कि लोग के लिए वो पर कैपिटा इनकम मैटर नहीं करती है. इवन वी आर ग्रोइंग एज पर कैपिटा इनकम डज नॉट इंडिकेट कि हम ग्रो एक गलत टर्म होगा या फिर डेवलप हो रहा है एज इंडिविजुअल लेवल पे कंट्री. डेवलपमेंट इज द राइट टर्म, क्योंकि हमारे को अपनी जीडीपी ग्रोथ के साथ ये भी देखना है कि हमारे एजुकेशन पे क्या ग्रोथ हो रही है. कि हमारी फॉर एग्जांपल अभी यूनियन बजट जो आया है ना, तो उसमें एजुकेशन के लिए जितना फंड्स एलोकेटेड है उसमें ग्रोथ इज़ लेस देन 1%. एंड जो फंड्स हमारे एलोकेट हो रहे हैं वो एजुकेशन को ग्रो अगर नहीं कर रहे हैं तो
हमारे जो इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी है वो धीरे धीरे गिरेगी, हमारे यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी गिरेगी, एंड फिर क्या होगा, लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। लेकिन वो इंसान का क्या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अशोका जैसे नए नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, अशोका या फिर शिव नादर यूनिवर्सिटी, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। बट अगर आप इनकी फ़ीस देखिए तो अशोका की फ़ीस मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए जो कोर्स मैं कर रहा हूँ, इट्स अराउंड 24 लाख रुपीज़ फॉर 2 years। मेरे को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो फ़ीस है 8,000 रुपये पर साल, है ना। तो मैं तो चलो मैं अशोका चले भी जाऊँ, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अशोका नहीं जा पाएंगे। तो अगर वो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे अगर हम एजुकेशन पे अपनी एक्सपेंडिचर ग्रोथ नहीं करेंगे तो। एक हमारा फ्रेंड है, उसने बोला था DSC में ही कि अर्बन बायसेट स्टार्टअप्स में, तो उससे क्या होता है कि जो रूरल एरिया है इंडिया का या फिर क्या बोलते हैं Tier 3 जगह है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आ पाती है। और इकोनॉमिक या फिर कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है तो स्टार्ट वहाँ से करो जहाँ पे एकदम ही डेवलप अच्छे से नहीं हुआ, ऐसे यूनिफॉर्म तरीके से होता है। तो उसका पॉइंट ये था कि स्टार्टअप्स जो अर्बन सिटीज़ में वहाँ पे जाके लोग करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बट इकोनॉमी वाइज वो एक यूनिफॉर्म तरीका नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि यूनिफॉर्म नहीं है और रूरल एरिया में करना चाहिए? काफ़ी लोगों का पॉइंट था कि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो सो एग्जैक्टली, मतलब उसका पॉइंट ठीक है ऑन द फेस ऑफ इट कि मतलब अर्बन बायस है स्टार्टअप्स में एंड रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स नहीं हो रहे हैं। बट उसके पीछे के अगर हम रीजंस को देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी टाइम तक रूरल एरियाज में स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो वो स्टार्टअप्स के लिए एक बैकस्लैश है कि वो कभी अगर उनके पास फंड्स ही नहीं होंगे, अगर उनके पास फंड्स नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर उनके पास ग्रोथ का स्कोप ही नहीं है और अगर उनके साथ इसी चीज़ के साथ हमारा जो लॉ सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि अगर कोई भी लीगल इश्यूज़ में फंस रहे हैं तो उसका इमीडिएट रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है, हम इन्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यही इनएफिशिएंसीज एक कंट्री को ग्रो करने से रोकती हैं। और ये इनएफिशिएंसीज चाइना ने एलिमिनेट करी थी। अगर इसकी कोई केस स्टडी पढ़े उनके टाउन्स एंड विलेज इंटरप्राइजेस के साथ, जो एक्चुअल में चाइना का रीज़न है ग्रोथ के लिए, जो उनकी टाउन्स एंड विलेज इंटरप्राइजेस हैं। हमको क्या लगता है कि चाइना ग्रो हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, लेकिन उनकी इकोनॉमी अगर वो रैंडमली ओपन कर देते ऑन अ रैंडम डे तो उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं होती। उन्होंने पहले अपने टाउन्स एंड विलेज इंटरप्राइजेस को ग्रो किया, अपने स्मॉल लेवल से स्टार्टअप्स को ग्रो किया गवर्नमेंट Tier 3 जगह से। एग्जैक्टली। अब चाइना में ऐसे डेवलपमेंट जोन जैसे शेंजन, शंघाई, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, उन्हीं लोगों ने बनाई है, उनको फंडिंग दे के बनाई गई है। इंडिया में ये नहीं हो रहा है, इसीलिए उन Tier 3 जगह में फंडिंग नहीं आ रही है। बट इस यूनियन बजट में 1 ट्रिलियन रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है टू MSMEs फॉर फंडिंग ग्रोथ, है ना। और गवर्नमेंट बैक लोन्स दे रहे हैं। बेसिकली क्या मतलब है कि अगर जो MSME है वो अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको बैक करती है, मतलब गवर्नमेंट उसका लोन रीपे करती है। इस बजट के एलोकेशन में आया है। तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल बैंक्स होंगे जो उन MSMEs को लोन नहीं दे रहे थे या फिर एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे थे क्योंकि रिस्क ज़्यादा था, वो कम हो जाएगा और MSMEs के लिए बिजनेस करना ईजियर हो जाएगा। एंड काफ़ी लोगों का अभी पॉइंट है जो कि काफ़ी जगह बोला जा रहा है कि 12,75,000 तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं होगा, ऐसा है। उसके ऊपर है तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है। तो वो क्या रियलिटी है? क्योंकि जितना मुझे पता है कि जब भी टैक्स पुराने वाले स्लैब्स हैं शायद अभी भी क्या बोलते हैं इनेबल्ड हैं, तो अगर उस पर थोड़ा सा हम लोगों को समझाएं इजी वे में तो कैसे समझाएंगे? एनालॉजी के साथ या कैसे भी एग्जाम्पल के साथ? राइट। तो बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो, इंडिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यू रेजिम, एक ओल्ड रेजिम, है ना। तो अभी हमारा ओल्ड रेजिम है वो पिछले साल वाले टैक्स स्लैब्स के ऊपर है, जो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 लाख 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स है, 10 से 12 लाख 15 है, 12 से 15 लाख तक 20 है और उसके आगे 30% टैक्स है ना। अब जो नया टैक्स रेजिम आया है उसमें क्या है कि 12 लाख रुपीज़ तक 4 लाख रुपीज़ तक देर इज़ 0 टैक्स, 4 से 8 लाख रुपीज़ तक देर इज़ 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपीज़ तक देर इज़ 10%, 12 से 16 लाख तक देर इज़ 15%, 16 से 20 लाख तक देर इज़ 20% एंड 20 से 24 लाख तक देर इज़ 25% और उसके ऊपर टैक्स स्लैब 30% है ना। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है? तो अभी तो हमने सुना कि 12 लाख तक टैक्स है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? 4 लाख रुपए की इनकम तक आप 0 टैक्स पे कर रहे हो, 4 से 8 लाख तक आप 5% पे कर रहे हो, मतलब 20,000। फिर 8 से 12 लाख तक आप उस 4 लाख पे 10% पे कर रहे हो तो 40,000, तो 60,000 आपका टैक्स हुआ ना 12 लाख तक। लेकिन गवर्नमेंट एक चीज़ प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक और चीज़ प्रोवाइड करती है इनकम टैक्स रिटर्न।
तो जो इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उससे आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जीरो हो जाता है कि आपने जो 60,000 रुपये टैक्स भरा गवर्नमेंट को 12 लाख तक की इनकम पे, वही टैक्स आपको गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में वापस कर देती है। तो टेक्निकली आप जीरो टैक्स रेट पे करते हैं पूरे साल के ऊपर 12 लाख रुपए तक। जो हर साल बजट आता है फॉर अ न्यू इकोनॉमिक स्टूडेंट और समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बजट्स, उसका क्वेश्चन होगा कि यार बजट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, हर साल आना किसी भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एंड सेकेंडली अगर आता भी है तो हमें एज सिविलियंस उसको जानने की ज़रूरत क्यों होती है। सो बेसिकली जो भी यूनियन बजट आता है वो क्या है, वो हमारे टैक्स पेयर के मनी का एलोकेशन है। तो हमने जो पैसा भरा वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये बजट हमको बताता है ना। और बजट आना क्यों इंपॉर्टेंट है और बजट को एनालाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बजट को हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था कि MSMEs में गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक बजट एलोकेशन, $1 ट्रिलियन रुपीज़ नॉट डॉलर सॉरी, $1 ट्रिलियन रुपीज़ की बजट एलोकेशन करी है ना। तो अगर हमको ये बात नहीं पता चलेगी, हम एनालाइज ही नहीं करेंगे बजट को, और मेरे को अगर एक MSME शुरू करना है तो मेरे को पता ही नहीं रहेगा कि मैं कौन सी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में भी बहुत फंडिंग एलोकेशन करी है, स्पेशली इन बिहार। तो वहाँ पे एक मखाना बोर्ड चीज़ करके इस्टेब्लिश हुई है ना। तो वो मखाना बोर्ड क्या है कि मखाना अगर आप कोई देखे तो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स मखाने का सप्लाई, फॉक्सनट्स कहते हैं, वो बिहार में बनता है। और ये बिहार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मखानों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी पिछले साल मखानों का प्राइस 22,000 रुपये क्विंटल तक चला गया था, जो एक्चुअल एवरेज प्राइस से 5 गुना ज़्यादा है। तो फार्मर्स के लिए ये मखाना ग्रो करना बहुत एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। और जिस तरीके की जिस हालत में हमारे इंडियन फार्मर्स है उनके लिए अगर बिहार के रीजन में स्पेशली जो इतना एम्पावर्ड रीजन है, ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है ना। और ये तो एक चीज़ हो गई कि बिहार में मखाना बोर्ड, बट गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को भी बहुत ज़्यादा फंड इस बजट में किया है, जिसके थ्रू बेसिकली जो किसान है उसके पास ऑन एन एवरेज 75,000 रुपीज़ की डेट है। अपने एवरेज इंडियन किसान पे 75,000 रुपीज़ की डेट है। और वो जो डेट आती है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से आती है, मतलब अपने किसी रिश्तेदार से लिया गया पैसा, या अपने ही लोकल बिचौलिए से लिया गया पैसा, या लैंड ओनर से लिया गया पैसा। इस पैसे पे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है। और ये जो हाई इंटरेस्ट रेट का पैसा है वही किसान को एक डेट ट्रैप में फंसा देता है, क्योंकि वो 15% इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मेरे को जितना पता है कि 4 से 5% पर महीने का इंटरेस्ट होता है रूरल एरियाज़ में फार्मिंग के सीड्स वगैरह का सामान लेने के लिए। और वो 4 से 5% इंटरेस्ट कंपाउंड होकर हर साल तक 70 to 80% इंटरेस्ट पहुंच जाता है। गवर्नमेंट जो किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है उस पर 15% इंटरेस्ट होता है पर साल का। तो ये जो 55% सेविंग है वो किसान की सेविंग है, वो किसान के बेनिफिट के लिए है। अगर किसी को जो शायद इकोनॉमिक्स की इतनी नॉलेज रखता नहीं है, शायद वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बट ही और शी कैन अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है, मैं एक बेसिक नॉलेज होती है ना रेशनल इंसान की, वो है उसको, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो व्हाट यू वुड सजेस्ट, अगर उसको ना, वो हो सकता है कोई फार्मर हो, कोई स्मॉल बिजनेस का कोई ओनर हो, तो उनको क्या कहोगे जो इन सब चीज़ों को पढ़ते नहीं है, उनको कैसे, या फिर उनको ईजी बन जाए यूनियन बजट के बारे में जानने के लिए ऐसी कोई वेबसाइट या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से वो जाके ईजी वे में समझ सकते हैं? मैंने तो अभी तक जितना यूनियन बजट को स्टडी करा है, मैंने अपने पर्सनल जो मेरे सोर्सेज हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल है, जैसे थिंक स्कूल करके एक चैनल है जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करता है। तो वैसे चैनल्स के थ्रू, और मैं अभी खुद का भी एक ऐसा पेज बनाने वाला हूँ, तो मैं ये प्रमोट, ऐसे जो छोटे यूट्यूब पेज अभी बन रखा है? अभी नहीं बन रखा, बट वो इन द प्रोसेस है। अगर बन रखा हुआ तो हम लोग, जब तक बन जाएगा तो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब वगैरह के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू लोग इन सब चीज़ों को समझे, क्योंकि अगर वो इन सब चीज़ों को समझेंगे नहीं तो वो ये नहीं जान पाएंगे कि उनके फ़ायदे में गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्योंकि हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को बहुत बांट के रखते हैं इस देश में, लेकिन जब तक हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को एक साथ नहीं लाएंगे ना, तब तक हम लोग बहुत ही फालतू के इश्यूज़ पे, जिसको मैं मानता हूँ, उन पे वोट करते रहेंगे कि इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया। तो इन सब इश्यूज़ को फोकस करने की जगह हमारे
एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि 2047 तक वी विल बी अ फुली डेवलप्ड कंट्री, मतलब इट इज़ अ राइट थिंग टू से, बिकॉज कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें ग्रीन फ्लैग देते हैं और कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें रेड फ्लैग देते हैं कि नहीं यार अभी शायद इस एंगल से तो हम ठीक नहीं जा रहे हैं, और हाँ इस 2-3 एंगल से वी आर इन द राइट डायरेक्शन कि हाँ 2047 तक वी विल बी ए फुली डेवलप्ड कंट्री। एंड पहले तो ये भी बता दो इन शॉर्ट में कि एक फुली डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन क्या होती है एट फर्स्ट प्लेस, राइट? तो डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो है कि जब हर इंसान के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। देखिए इक्वालिटी के अंदर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर विश्वास रखता हूँ कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए राज़ी हूँ तो मेरे को वो चीज़ करने का मौका मिले, उसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और एक कंट्री जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको मैं एक डेवलप्ड कंट्री मानता हूँ। इसीलिए इस आदेश के अनुसार मैं यूएसए को एक डेवलप्ड कंट्री नहीं मानता हूँ, क्योंकि यूएसए में ऑल्दो बहुत इनकम है, बहुत वेल्थ है, लेकिन उस कंट्री में एक्चुअल में आपके पास अनलेस एंड अनटिल आप टॉप 50% के अंदर नहीं आते हो, और टॉप 50% के बाद भी टॉप 10-20% के अंदर नहीं आते हो, यू आर स्टक विद अ लाइफ जहाँ पे आपको बहुत मीनियल जॉब्स करनी पड़ती हैं। और वहाँ पे मिनिमम वेज भी यूएसए इज़ द ओनली वेस्टर्न कंट्री बाय द वे जिसके अंदर मिनिमम वेज आज भी $7.25 है ना, वो $7.25 है। और यूरोप वगैरह के देश जो यूएसए से हाफ जीडीपी पर कैपिटा पे है वहाँ मिनिमम वेज $17 से $18 है। तो क्या आप यूएसए को डेवलप मानेंगे या आप जर्मनी स्पेन को डेवलप मानेंगे जहाँ पे लोगों के पास एक जीने का हक तो है? यूएसए में अनलेस एंड अनटिल आप टॉप 1% में आते हो आपके जीने का हक नहीं है। तो इसको मैं डेवलपमेंट मानता हूँ जो वेस्टर्न यूरोप ने अपने लिए करी है। अब हम ऐसा कैसे बन सकते हैं, हम क्या इंडिया वैसा बनेगा, तो ये एक बहुत क्रूशल सवाल है। वो हमारे लिए वो सब डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि क्या इंडिया अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट रख सकता है, क्या इंडिया जो 2A's है उनको छोड़ के अपने एक्चुअल बिजनेसमैन 2A's अडानी अंबानी क्या उनके ऊपर से तो जो इंडिया के एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, अगर गवर्नमेंट उनको अपना सारा सपोर्ट उनकी तरफ प्रदान करने के अलावा अपने जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, जो स्मॉल क्लास बिजनेसमैन है, उनकी ज़्यादा सपोर्ट करे तो इंडिया ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चाइना की टीवीज़ का, टाउन्स एंड विलेज एंटरप्राइजेस का, जब चाइना ने उन पर फोकस किया तब चाइना ग्रो हुआ। अगर चाइना भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर अब जो गवर्नमेंट आई है, पहले वहाँ पर एक वेलफेयरिस्ट गवर्नमेंट थी जो सबके लिए एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एम करती थी। अब जो अर्जेंटीना में गवर्नमेंट आई है, उनका जो प्रेसिडेंट है वो सीधा सीधा बोलता है कि वी विल सपोर्ट द रिच, और वो इसके बारे में अपोलोजेटिक भी नहीं है। वो सीधा सीधा बोलता है कि आर पॉलिसीज आर फॉर द रिच एंड फॉर द पीपल टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का तब तक फ़ायदा नहीं होगा जैसे कि एक लीडर है चे गुएवारा, जो इसने बेसिकली साउथ अमेरिका में पूरे साउथ अमेरिका में एक रेवोल्यूशन लाने का ट्राई किया था, जिसमें साउथ अमेरिका को यूएसए की शैकल से फ्री करने का पूरा ट्राई किया था। तो वहाँ पे क्यूबा कंट्री में अलॉन्ग विथ फिडेल कास्ट्रो चे गुएवारा ने यूएसए को पूरी तरीके से अपनी कंट्री से निकाल दिया था। और यूएसए कर क्या रहा था बेसिकली, वो वहाँ पे जाके सारी लैंड्स को खरीद रहा था और जो वहाँ के नेटिव लोग थे उनसे लैंड ग्रैबिंग कर रहा था। ये यूएस की यूनाइटेड फ्रूट करके कंपनी है जो वहाँ पे कर रही थी और उस चीज़ से बहुत प्रॉफिट कमा रही थी। तो चे गुएवारा ने वहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाया जिसके थ्रू उन्होंने यूएस को वहाँ से निकाल दिया। मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो वी नीड टू बी अ कंट्री जहाँ पे सबके पास एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ हो। और वो कैसे आएगी? जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, जब हम हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, जब हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। आज चाइना ने डीपसीक बना दिया है ना, कैसे बनाया? वो उन्होंने $6 मिलियन में वही सेम काम कर दिया, सॉरी $10 मिलियन आई गेस में सेम काम कर दिया जिसमें ChatGPT को $6 बिलियन के आसपास लग गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ पे फोकस किया। उन्होंने फोकस किया इस चीज़ पे कि कैसे हम अपनी पूरी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, रादर देन जो ChatGPT ने क्या किया कि हम कैसे अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। तो हमको कंपनी की ग्रोथ चाहिए या कंट्री की ग्रोथ चाहिए या उन दोनों की साथ में ग्रोथ चाहिए, हमको चूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम इसमें राइट चॉइस करते हैं तो मैं मानता हूँ हम विकसित भारत बन सकते हैं।
एंड क्या चीज़ें हैं जो राइट डायरेक्शन में जा रही है अकॉर्डिंग टू यू? राइट, सो अभी जैसे मैंने यूनियन बजट का मेंशन किया था, तो इस साल गवर्नमेंट ने जो 1 ट्रिलियन रुपीज़ की एलोकेशन करी है वो एक काफ़ी राइट वे में एलोकेशन है, क्योंकि वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक एलोकेशन है, हमारे छोटे बिजनेसमैन के लिए जो ग्रो जब करेगा तब उसकी कंजम्पशन पावर बढ़ेगी और वो और पैसे खर्च करेगा और फिर वो और इन्वेस्ट करेगा। और गवर्नमेंट ने अभी जैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बहुत ही बड़ा आउटले बनाया है ना, तो उस आउटले के लिए गवर्नमेंट शुड बी मतलब इट्स अ कमेंडेबल थिंग, क्योंकि जब वो किसान क्रेडिट कार्ड आएगा ना किसान के पास, तो वो जाके अपने बिचौलियों को बोल सकता है कि मैं तुम्हारा 70% इंटरेस्ट रेट नहीं पे करूँगा, मेरे को गवर्नमेंट जो 15% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करी मैं उसको यूज़ करूँगा। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम और फोकस करें तो हमारा देश एक अच्छी कंट्री बन सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैं टेक स्टार्टअप्स को मेजरली कवर करता हूँ, तो अगर आप लोग स्टार्टअप्स कैसे ऑपरेट करते हैं या फिर उनकी डॉक्यूमेंट्री देखना तुम्हें अच्छा लगता है कि एक स्टार्टअप कैसे बना और क्या हम उससे लर्निंग ले सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली है, एंड जब तक तुम और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।